हे गाइस, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का कोहिनूर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का मैं 2 पार्ट में वीडियो लेके आऊँगा, जिसका मैंने एक पार्ट अभी अपलोड कर दिया है। उस पहले पार्ट के वीडियो में मैंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या था, कौन-कौन से स्थल अभी तक खोजे गए हैं, उसके उत्खननकर्ता कौन थे और उनसे कौन-सी सामग्रियाँ मिली हैं, यानी उनसे हमें कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं। आज हम ये हमारा दूसरा वीडियो है, यानी दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार दोस्तों, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, यह 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो एक नाम है वह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी यह प्रचलित है। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो देखिए, जो ये कपास था इसे यूनान लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे, इसलिए कपास को यूनानी लोग और या ग्रीक में इसे सिंडन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। तो देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह इसके नगर जो थे बहुत ही डेवलप्ड थे, यह अपने चरम सीमा पे इसका विकास हुआ था। इसका हम इसके जो नगर थे, इसमें जो प्राप्त नगरों के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं, और जो पश्चिम का टीला मिला है, उस टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं सुरकोतदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, यानी कि जो नगर था, इसके नगर के पूर्व में भी दुर्ग बना हुआ था, यानी किले थे, और पश्चिम में भी किले बने थे। और इसके अगर मकान की बातें करें तो मकान में यहाँ प्रत्येक मकान के अंदर जो है आंगन पाए गए हैं, और एक आंगन होता था, और आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे और रसोई घर और एक स्नानागार भी बना होता था। और स्नानागार जो था यह गली की ओर बने होते थे, यानी जिस गली से निकला जाता था वहाँ यहाँ गली के साथ लगा रहता था, यानी स्नानागार जो है गली की ओर बने होते थे। और इसमें यह भी देखा गया है कि जो भवन मिले हैं, उन भवनों में कुछ बड़े आकार के भी भवन मिले हैं, जिसमें 30 कमरे तक भी बने हुए थे, और वह 2 मंजिला इमारत भी थी। इस इमारत में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। और इसकी एक खास बात यह थी कि यहाँ के जो खिड़की और दरवाजे होते थे घरों के, उस सड़कों की ओर ना खुल के या पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। और या इस नगर की जो सड़क होती थी, यह जो है सड़कें जो है पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। और इन सड़कों की अगर मैं बात करूं तो इन सड़कों की चौड़ाइयाँ जो होती थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी, और इन सड़कें जो सड़क होती थी वो कच्ची सड़क होती थी, और इन सड़कों के दोनों तरफ जो है पक्की नालियाँ बनी होती थी। ये जो होती है इसकी जो है नगर नियोजन इस प्रकार थे। अब मैं अगर अगले प्रश्न बात करूं तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो देखिए, जो भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर वह हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर हड़प्पा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह जो हमें मिलते हैं यह हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। जो चांदी का हमें साक्ष्य मिला है, या सबसे पहले हमें हड़प्पा संस्कृति में मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो जो मिला है वह धौलावीरा स्थल से हमें जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, क्योंकि घरों के अंदर जो है कुएं भी पाए गए हैं। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ जो था जल प्रबंधन की प्रणाली अच्छी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था।
तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन मिले यानी मनके जो मटके मिले हैं उस पर लाल रंग के कलई की होती थी, यानी कि हड़प्पा के लोग वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग करते थे, यानी मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए वो लाल रंग का प्रयोग करते थे। उस पर चित्रकारियाँ भी बनी होती थी, जैसे गिलहरी नाच करती हुई या और भी अलग अलग चित्रकारियाँ भी पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह जो थी यह कांस्य युगीन थी, क्योंकि हड़प्पा से हमें तांबे के बहुत सारे सामान मिले हैं, यानी बहुत सारे तांबे के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कांसे की गाड़ी मिली है, कांस्य दर्पण मिला है, ताम्र पैमाना मिला है और कांस्य की एक नग्न नारी मूर्ति मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह जो है इस सभ्यता में कांसा का बहुत ही प्रचलन था, इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्य युग या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वह था व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी किया करते थे, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो है फियांस की एक गिलहरी मिली है, फियांस की बनी हुई एक गिलहरी मिली है, जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं व्यापार भी किया करते थे। रोमन से भी काफ़ी सामान मिले हैं और यहाँ अफगानिस्तान से भी सामान मिले हैं, इसलिए इससे पता चलता है कि यहाँ से जो है हमें मिलते हैं। जैसे कि टिन मिला है जो अफगानिस्तान और ईरान से यहाँ पे आयात होता था। चांदी जो था वो भी ईरान अफगानिस्तान से आयात होता था। सिलखड़ी जो थी ये बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात में भी था, यहाँ से निर्यात होता था। और भी सारे सामान थे जो भी यहाँ से आयात और निर्यात किए जाते। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो थे व्यापार करते थे और उनका मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार ही था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी वो भी शहरी थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, जिससे इसके साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मकान मिले हैं, कुएं मिले हैं, किले मिले हैं, दुर्ग मिले हैं और इन ईंटों पर चित्रकारियाँ भी की जाती थी जो कि फर्श में काम आती थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ईंटें होती हैं, यानी सिंधु सभ्यता के घर जो बने होते थे वो ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो यह सिंध प्रांत में स्थित है, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट के किनारे बसा है, यानी इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है? यह जो पाया गया है यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है, यानी बृहत स्नानागार पाया गया है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यह स्नानागार हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए स्नानागार था, यानी सबसे बड़ी जो इमारत होती थी ये स्नानागार होते थे। ये जो भी बने थे ये पक्के स्नानागार होते थे जो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन से जो है अभी हमें धातु मतलब लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए, यह रहस्य का विषय है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्थल प्राप्त हुए उनसे हमें लोहे की ना तो कोई सामग्री मिली है, ना ही लोहे से संबंधित कोई ऐसा सामान मिला है जिससे यह सिद्ध हो सके कि हड़प्पा के लोग जो थे वो लोहे से परिचित थे। इसलिए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक भी लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, जो गाय है, गाय से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। और भी जानवरों के अवशेष हमें प्राप्त हो चुके हैं, जैसे हाथी के दांत मिले हैं, घोड़े की हड्डी मिली है, गधे की हड्डी मिली है और एक बिल्ली मिली है, कुत्ता भी दफनाने जाने का एक साक्ष्य मिला है, गिलहरी भी मिली है, फियांस की बनी हुई गिलहरी भी मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि जो है अभी तक गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? देखिए, जो स्वतंत्र भारत के बाद सबसे अधिक जिस स्थलों की खोज हुई है वह गुजरात में ही हुई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा गुजरात।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये जो मिला है यह मोहनजोदड़ो स्थल से हमें मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? देखिए, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था। अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? देखिए, यह खोज जो है लोथल से हुई, क्योंकि लोथल से हमें एक तराजू का पलड़ा मिला है और यहाँ से हमें कुछ पैमाने भी मिले हैं, तांबे के पैमाने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी यानी सैंधोवासी भी यहाँ माप और तोल से परिचित थे। और यहाँ की तौल की एक खासियत यह है कि यहाँ की जो तौल इकाई थी वह 16 अनुपात में थी, यानी कि जैसे 16 था, फिर 32 थी, फिर ऐसे 64 थी, 120 थी, मतलब इस प्रकार में, इस क्रम में जो थी यहाँ की मापतोल की इकाई थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये हो चुका है, लोहा से नहीं परिचित थे। नेक्स्ट जो है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो देखिए, जो ये स्थल है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के, इसकी जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। अगला प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो मेसोपोटामिया समझ लीजिए और सिंधु घाटी के सभ्यता के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो बैल से ही स्पष्ट होता है। जैसे कि ये सिक्का है, इस सिक्के में देखिए आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ एक बैल का चित्र अंकित हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में एक व्यापारिक संबंध थे, इसलिए इनके सिक्कों में जो है बैल का चित्र उतारा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो यहाँ की जो सामाजिक पद्धति है उचित समतावादी थी। यहाँ पे समानता भी सबको था, इसलिए हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है, तो वह वर्गाकार है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस मोहर की जो इसकी आकार है यह वर्गाकार आकार की है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, इन 6 स्थानों को ही अभी तक परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो बृहत स्नानागार है, इसे सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम स्नानागार अभी दिखा चुके थे, ये देखिए स्नानागार है। इस स्नानागार को हम मोहनजोदड़ो की सबसे बृहत स्नानागार माना जाता है, सबसे बृहत इमारत के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान कुंड का आकार क्या था? तो देखिए, जो स्नान कुंड होते थे या स्नानागार थे, इसकी लंबाई जो थी 11.88 मीटर होती थी और चौड़ाई जो थी 7.01 मीटर की चौड़ा होता था, और जो इसकी गहराई थी वो 2.43 मीटर गहरा होता था। ये देखिए मुहर है जो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच ये दर्शाता है। इसमें बैल बना है कि यहाँ से व्यापार होते थे। और ये बृहत स्नानागार है, ये भी स्नानागार है जो कि पक्की ईंटों से बने हुए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी होती थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक है, यानी ये दाएं ओर से और दाएं ओर से लेके बाएं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों का विन्यास कैसा था? ये जो थी ग्रिड पद्धति थी, यानी घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल एक ऐसा नगर था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो देखिए ये लोग सैंधोवासी जो थे ये मिठास में शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? जो मैंने पहले बता दिया है, या 16 के अनुपात में होती थी, जैसे 16 फिर 32 फिर 64 होती थी, मतलब इस अनुपात में जो है यहाँ की तौल की इकाइयाँ होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? देखिए सिंधु सभ्यता में वृक्ष एवं शिव की पूजा का प्रचलन था। उस समय जो है सैंधोवासी वृक्ष एवं शिव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? यानी जो सैंधोवासी थे वो धरती को उर्वरता की देवी समझकर उनकी पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है यह हड़प्पा सभ्यता की देन है, क्योंकि यहाँ से अग्नि के कुंड मिले हैं, उन हवन के कुंड मिले हैं, उन हवन के कुंडों पर हमें स्वास्तिक चिन्ह अंकित मिला है, इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति मिली है, वृक्ष पूजा मिला है, शिव पूजा मिला है, धरती पूजा के प्रमाण मिले हैं, यानी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? ये जो था पशु वो कुबड़ वाला सांड था। देखिए कुबड़ वाला सांड जो है सैंधोवासियों के लिए विशेष ही पूजनीय था, और सैंधोवासी कुबड़ वाले सांड की विशेष पूजा करते थे। अगला प्रश्न था, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि स्त्रियों की जो मिट्टियों की मूर्ति मिली है या कांसे की नग्न नारियों की मूर्ति मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका समाज जो था ये मातृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। और अगला प्रश्न है, काली बंगन का अर्थ क्या है? तो देखिए काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, क्योंकि काली बंगन से हमें चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए काली बंगन का अर्थ है कि काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित है। देखिए दोनों में जो शव का जो दफनाना या जलाना होता था, तो हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। ठीक, सैंधोवासियों के लिए मनोरंजन क्या क्या थे? देखिए सैंधोवासियों यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनोरंजन थे वो मछली पकड़ना था, शिकार करना था, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना था, पासा खेलना था। ये सारे जो मनोरंजन थे, यानी सैंधोवासियों के लिए ये सब उस समय मनोरंजन हुआ करते थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जैसा कि स्पष्ट है कि एक उस तरह में कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।